हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 फरवरी 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। गाइस, वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखा करिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए कोई नहीं जानता है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से नोट डाउन करते चलिए और उसको रिवीजन करते चलिए। एक इम्पॉर्टेंट सूचना है आप लोगों के लिए कि हमारा जो चैनल है लक्ष्य तक आपके साथ टेलीग्राम, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये शेयर कर दिया जाता है पीडीएफ फॉर्म में। जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं उसका वन लाइनर वहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। तो आप वहाँ जा करके उससे जुड़ सकते हैं, और जिसे हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना हो वो भी जा करके जुड़ सकता है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम इस पर बजट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वहाँ के जो मुख्य बिंदुओं हैं उन पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आज का। पहला ही क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको तो स्टार बना लीजिए। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस पूरी दुनिया में हर साल कब मनाया जाता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व आर्द्र दिवस पूरी दुनिया में हर साल कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल मनाया जाता है। और ये जो है 2022 में जो मनाया जा रहा है वेटलैंड, इसको वर्ल्ड वेटलैंड डे बोलते हैं। वेटलैंड डे। तो 2022 में जो मनाया जा रहा है, तो इसके टोटल कितने ईयर हो गए, 51 यानी 51 ईयर इसके कंप्लीट हो गए हैं 2000। तो इस बार जो मनाया जा रहा है 51वें नंबर का मनाया जा रहा है। अगर इसकी थीम की बात करें कि इसकी थीम क्या इस बार रखी गई है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। थीम क्या रखी गई है, एक एक पॉइंट नोट करिए। कब कौन सा क्वेश्चन बना के पूछ ले पता नहीं है, तो इसलिए सारे पॉइंट को आप लोग नोट करते चलिएगा। इसकी जो थीम रखी गई है इस बार वो है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि। लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई। क्या थीम रखी गई है, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई। इंग्लिश में अगर इसको कहें तो वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। क्या कहा मैंने, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो ये क्या है, इसकी थीम रखी गई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है, तो देख लेते हैं इसका पर्पस क्या है। लोगों और हमारा जो ग्रह है, लोगों और हमारे ग्रह के लिए जो आर्द्र भूमि द्वारा निभाई गई भूमिका है उसके बारे में क्या करना, जागरूकता बढ़ाना। अब ये क्वेश्चन बनता है कि हम हर साल 2 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं, वेटलैंड डे क्यों मनाया जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि क्या हुआ था, इसको नोट कर लीजिएगा जो बताने जा रहे हैं। 1971 में ईरान के रामसर शहर में, सिटी में वेटलैंड पर क्या हुआ था, कन्वेंशन। क्या कहा कि ये जो ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड पर कन्वेंशन अपनाया गया था। तो ये कब अपनाया गया था, कौन सी तारीख थी उस दिन, तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में वेटलैंड पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए ये दिन क्या किया जाता है, मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और पहली बार ये जो मनाई गई थी 1997 में मनाई गई थी।
तो इस रामसर सम्मेलन में जो कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुआ था, तो उस दिन को चिन्हित करने के लिए हर साल जो है 2 फरवरी को ये वेटलैंड डे मनाया जाता है। और स्टार्ट कब से किया गया था? 1997 में ये पहली बार मनाया गया था। अब ये क्वेश्चन उठता है कि आर्द्र भूमि क्या है? तो आर्द्र भूमि एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पौधे, प्लांट और जो एनिमल्स होते हैं, आर्द्र भूमि एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर पौधे, पशु, इन प्रजातियों की क्या होती है? घनी विविधता पाई जाती है। और ये जो आर्द्र भूमि एरिया होता है, ये जैव विविधता से समृद्ध होता है, बहुत ही ज़्यादा ये क्या होता है? जैव विविधता से समृद्ध एरिया होता है। और अब क्या हो रहा है कि ये ऐसे भूमि क्षेत्र हैं और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हमेशा देखा जाए या फिर किसी स्पेसिफिक सीजन में यानी मौसम में ये क्या रहते हैं? जलमग्न रहते हैं। आर्द्र भूमि एरिया वो होता है, ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हमेशा देखा जाए या फिर किसी स्पेसिफिक सीजन में, विशेष मौसम में ये क्या रहते हैं? जलमग्न रहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर्द्र भूमि क्या होती है, जहाँ पर पौधे और पशु प्रजातियों की घनी विविधता पाई जाती है। अगर बात करें आर्द्र भूमि, तो आर्द्र भूमि के कई प्रकार होते हैं। क्या, कौन कौन से प्रकार? हम लिख नहीं रहे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है, हम बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। आर्द्र इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट का, तो इसको ध्यान रखिएगा। आर्द्र भूमि के जो प्रकार हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे तटीय आर्द्र भूमि, तटीय आर्द्र भूमि में जैसे मैंग्रोव, एस्चुरीज, खारे पानी की दलदली भूमि, लैगून, ये सब क्या आ जाते हैं? तटीय आर्द्र भूमि के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर बात करें अंतर्देशीय आर्द्र भूमि की, तो अंतर्देशीय आर्द्र भूमि में जैसे झील हो गया, दलदली भूमि हो गई, तालाब हो गया, जलयुक्त दलदली वन भूमि हो गई, तो ये सब जो है अंतर्देशीय आर्द्र भूमि के अंतर्गत आते हैं। झील, नदी, बाढ़, तालाब, तो ये सब जो है दलदली भूमि, ये अंतर्देशीय में। और एक क्या होता है आर्द्र भूमि? मानव निर्मित आर्द्र भूमि, मानव के द्वारा बनाई जाती है। तो वो कौन सी आर्द्र भूमि है जो मानव निर्मित होती है? तो जैसे धान के खेत और जहाँ मछली के लिए तालाब बनाई जाती है, मछली के तालाब, नमक के खेत, चावल के, धान के खेत, तो ये सब क्या हो जाते हैं? मानव निर्मित आर्द्र भूमि होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टॉपिक है, तो इसको स्किप मत करिएगा, इसको जितना अभी बताया सारा नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष का कार्यकाल। क्या क्वेश्चन कह रहा है? LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल बढ़ा करके मार्च 2023 तक कर दिया गया है। तो जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है MR कुमार। क्या नाम है उनका? MR कुमार। LIC के अध्यक्ष का क्या नाम है? MR कुमार। तो इनका क्या किया गया है? कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 1 साल बढ़ा करके अब इनका कार्यकाल कब तक हो गया है? मार्च 2023 तक हो गया है। तो ऐसा क्यों किया गया? और ये पहली बार नहीं है कि इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, ये दूसरी बार इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। पहली बार इनका कार्यकाल 9 महीने के लिए बढ़ाया गया था। पिछले साल जून में इनका कार्यकाल 9 महीने का बढ़ाया गया था, फिर ये बढ़ाया गया। तो जो बढ़ाया गया था इसलिए बढ़ाया गया था क्योंकि क्या ये जो IPO, LIC का IPO आने वाला है, तो IPO के मद्देनज़र ही क्या किया गया था? इसका कार्यकाल का विस्तार किया गया था। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो इस साल भी क्या किया गया है? 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया ताकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो LIC का जो IPO है, IPO बता दे रहे हैं क्या होता है। IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये क्या होता है? IPO। तो IPO जो है ये LIC के द्वारा लाया जा रहा है, तो इसीलिए क्या किया, मतलब इसी की तैयारी चल रही है, तो इसलिए इनका क्या किया गया? विस्तार कर दिया गया है ताकि इसमें कोई भी दिक्कत ना आए।
तो ये देख लेते हैं कि क्या है। और ये जो आईपीओ लाने की बात हुई थी, ये लास्ट ईयर जब बजट पेश किया गया था तो उसी समय ये घोषणा की गई थी। 2021-22 में ये घोषणा जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने ही अपने भाषण में कहा था कि बीमा क्षेत्र की जो दिग्गज कंपनी है उसका आईपीओ 2021-22 में आएगा। और इससे क्या रखा गया है कि ये जो करंट ईयर है 2022 में इसमें क्या लक्ष्य रखा गया है, 1.75 लाख करोड़। तो इसका मतलब कि इसमें क्या किया गया है, विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें क्या है, जो एलआईसी की सरकार के पास जो है एलआईसी की 100% हिस्सेदारी है। सरकार के पास एलआईसी की 100% हिस्सेदारी है। तो एक बार अगर ये आईपीओ लिस्टेड हो जाती है, एक मिनट सॉरी गाइज, एक बार मेरा कहने का मतलब कि एक बार अगर ये लिस्टेड हो जाती है एलआईसी, तो इसमें क्या होगा, ये बाजार पूंजीकरण के लिहाज से क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी, देश की, भारत की सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी अगर एक बार ये क्या होती है, सूचीबद्ध हो जाती है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये आईपीओ है क्या, जो ये लाई जा रही है एलआईसी के द्वारा। तो ये आईपीओ है क्या, तो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वो होता है जब क्या कहते हैं, जब एक कंपनी जैसे कोई कंपनी है, तो जब वो अपने शेयर को पहली बार जनता के लिए जारी करे तो उसको क्या कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कि पब्लिक यानी पब्लिक मतलब जनता के लिए, ऑफर मतलब जारी करती है। तो जब पहली बार जनता के लिए कोई कंपनी अपने शेयर को जारी करती है, अपने स्टॉक को जारी करती है, तो उसे क्या कहते हैं, आईपीओ कहते हैं। और आईपीओ का फुल फॉर्म मैंने तो बता ही दिया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये क्लियर होना चाहिए। और जब कोई कंपनी आईपीओ इसलिए जारी करती है ताकि वो क्या करे, शेयर मार्केट में लिस्टेड हो सके, सूचीबद्ध हो सके। एक कंपनी अपनी आईपीओ क्यों जारी करती, इसलिए जारी करती है ताकि वो क्या करे, शेयर मार्केट में सूचीबद्ध हो सके। और जब सूचीबद्ध हो जाती है तो वो कंपनी के शेयर की खरीद जो होती है शेयर मार्केट में होने लगती है। एक बार जब सूचीबद्ध हो जाएगी तो वहाँ पर क्या करेगी, शेयरों की खरीद बिक्री जो होती है वो शेयर मार्केट में हो पाती है। तो यही इसका रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आईपीओ कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं। एक फिक्स्ड प्राइस आईपीओ होता है और एक बुक बिल्डिंग आईपीओ होता है। और बहुत डीप नहीं जाएंगे, इतना बहुत है, आप नॉर्मल जानकारी के लिए इतना बहुत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे लग रहा है आपको समझ आया होगा, मैंने कोशिश पूरी की है समझाने की। ये देखिए यहाँ लिखा भी है, सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के चेयरमैन MR कुमार का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और अगर बात करें एलआईसी की बात करें तो एलआईसी की स्थापना 1956 अधिनियम के तहत हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में कौन सा चक्रवात है, बम चक्रवात है। हाल ही में बम चक्रवात के कारण किस देश, 2 बार हाल ही में हो गया, बम चक्रवात के कारण किस देश के कई राज्यों ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। तो किस राज्य ने मतलब किस देश में ये आया है, अमेरिका। तो अमेरिका में ये चक्रवात आने के कारण क्या हुआ है, यहाँ के कई राज्यों ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। तो जो अमेरिका है, तो अमेरिका के पूर्वी तट पर ये आई है। ये चक्रवात अमेरिका के पूर्वी तट पर मध्य अटलांटिक की ओर से आई है। तो कहाँ से आई है चक्रवात, मध्य अटलांटिक की ओर से आने वाली ये चक्रवात है जो कि अमेरिका के पूर्वी तट पर आई है। और इसीलिए इसको क्या कहा गया है, बम चक्रवात कहा गया है। बम चक्रवात या फिर इसको नॉर्थ ईस्टर पूर्वी, इसीलिए कहा ना पूर्वी चक्रवात, पूर्वी तट पर, अमेरिका के पूर्वी तट पर। तो इसलिए इसको क्या नॉर्थ ईस्टर भी कहा गया है, बम चक्रवात। बम चक्रवात क्यों कहा गया, तो ये शॉर्ट में बोला गया है, मीडिया के द्वारा शॉर्ट में बोला गया। इसको 1 मिनट बता रहे हैं क्या कहा,
बॉम्बोजेनेसिस, बॉम्बो ये ना है, एक मिनट गाइस, फिर से लिखना पड़ेगा, बॉम्बोजेनेसिस, बॉम्बोजेनेसिस। तो ये क्या है, इस चक्रवात का क्या है, शब्द है। चक्रवात के लिए यही तकनीकी शब्द यूज किया गया है, बॉम्बोजेनेसिस। तो इसे शॉर्ट में इसे यूज किया गया है मीडिया के द्वारा, बॉम्ब साइक्लोन। तो वही बम चक्रवात, बॉम्ब साइक्लोन कहा गया, तो उसका बॉम्बोजेनेसिस ये है। तो अब क्लियर हो गया होगा। तो ये एक मध्य अक्षांशीय चक्रवात है जो बहुत तेजी से, मतलब ये बहुत कम समय में बहुत तेजी से, मतलब तेज, बहुत प्रचंड हो जाता है। कम समय में ही ये क्या करता है, बहुत ही प्रचंड हो जाता है। इसका जो मतलब ये इसका जो केंद्र होता है, इस चक्रवात का केंद्र यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। इसके केंद्र में लो प्रेशर होता है जो क्या कर, और इसमें मतलब बहुत ही कम समय में बहुत ही प्रचंड तूफान, बर्फीला जो वहाँ पे वर्षा हो रही है, बर्फीली वर्षा हो रही है कम ही समय में। और जहाँ पर लो प्रेशर होता है वहाँ पर अधिकतर क्या होता है, वर्षा की संभावना ज़्यादा हो जाती है। जहाँ पर लो प्रेशर होता है वहाँ वर्षा की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो बर्फीला तूफान प्रचंड तरीके से आ रहा है, तो इससे क्या किया गया है, वहाँ के कई राज्यों ने क्या किया है, इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि चक्रवात का जो केंद्र एरिया होता है वहाँ पर जितना ही वायुदाब कम होगा, यहाँ पर जितना क्या मैंने कहा, जितना ही लो प्रेशर होगा, तूफान उतना ही क्या होता है, प्रचंड होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और ये ध्यान रखिएगा कि आर्द्रता का एक क्वेश्चन और पूछता है, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है, किसके द्वारा, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। 2021 में भी बहुत सारे तो चक्रवात आए, जैसे तौकाते आया था, तो तौकाते का नाम किसने दिया था, मेहमान ने दिया था, पूछता है क्वेश्चन। अरब सागर में आया था। और गुलाब का नाम किसने रखा था, पाकिस्तान ने रखा था। यास आया था, जिसका नाम किसने रखा था, ओमान ने रखा था। तो ये सब ध्यान रखिएगा, एक जगह कहीं नोट कर लीजिएगा, पूछता है क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। क्या क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है, तो PR श्रीजेश के द्वारा जीता गया है। ये हैं, आपको दिख रहे होंगे इमेज में, PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता है। यही है PR श्रीजेश। और अगर बात करें इस रानी रामपाल, तो रानी रामपाल के बाद ये पुरस्कार जीतने वाले ये दूसरे नंबर के भारतीय हैं। रानी रामपाल के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले ये दूसरे नंबर के भारतीय हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। रानी रामपाल जो हैं 2020 में ये भारतीय महिला हॉकी कप्तान थी 2020 में। तो 2020 में ये क्या नाम है, इनको 2019 में ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बनी थी। कौन, रानी रामपाल। ये हॉकी कप्तान थी 2020 में, महिला हॉकी टीम की कप्तान थी। तो 2019 के लिए ये पुरस्कार किसके नाम गया था, रानी रामपाल के नाम गया था। तो ये जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। और इस बार ये पुरस्कार जीतने वाले कौन है, PR श्रीजेश 2021 में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये कौन है, PR श्रीजेश। इनको 2021 के लिए क्या चुना गया था, गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया था। श्रीजेश को 2021 के लिए क्या चुना गया था, गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया था। किस अवार्ड में चुना गया था, तो फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में चुना गया था। अक्टूबर 2021 में श्रीजेश को क्या चुना गया था, गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया था। किसमें, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में, FIH में।
FIH, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में। तो इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 1 फरवरी 2022 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड। भारतीय तटरक्षक बल ये 1 फरवरी को क्या करता है, अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो इस बार जो स्थापना दिवस मना रहे हैं ये किस नंबर का है, 46 नंबर का है। तो इस बार जो इसने अपना स्थापना दिवस मनाया 46वें नंबर का मनाया, और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल के रूप में है। भारतीय तटरक्षक बल जो है, भारतीय तटरक्षक बल दुनिया के चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल के रूप में है। और ये क्या करता है, ये भारतीय तटों को सुरक्षित रखने का काम है इनका, और समुद्री क्षेत्र में जो भी नियम है उनको लागू करने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करें इसकी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1977 को 1 फरवरी 1977 को भारत की संसद के तटरक्षक अधिनियम के तहत, तटरक्षक एक्ट के तहत 1978 में 1 फरवरी 1977 को तटरक्षक अधिनियम के तहत 1978 में ये स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी। और ये भारतीय तटरक्षक बल किसके अंतर्गत काम करता है, तो रक्षा मंत्रालय के तहत ये काम करता है। किसके तहत काम करता है, रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। और इसने अभी इसका और एक मतलब इसका जो मेन और एक क्या काम है कि ये मतलब क्या करता है, समुद्री मार्ग के माध्यम से तस्करी की ये रोकथाम करता है। ये क्या करता है, समुद्री मार्ग के माध्यम से जो तस्करी की रोकथाम भी ये करता है। तो अभी क्या हुआ, पिछले 1 साल में इसने करीब देखा जाए तो 4000 करोड़ रुपए तक का मादक पदार्थ और जो प्रतिबंधित किए गए पदार्थ हैं उनको इसने क्या किया है, जब्त किया है। कौन, भारतीय तटरक्षक बल। तो ये भी इसका काम है जो कि इसने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपने काम को किया है। और इसके जो भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक जो हैं, महानिदेशक कौन है, अभी जल्द ही मैंने अपनी ही वीडियो में इसको बताया कि अभी जल्द ही इनकी नियुक्ति की गई है। तो वो कौन है, वीरेंद्र सिंह पठानिया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके महानिदेशक कौन है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो ये ध्यान रखिएगा। और स्थापना बता ही दिया मैंने। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसके बारे में एक और फैक्ट देख लीजिए कि इसका आदर्श वाक्य क्या है। आदर्श वाक्य, वयम रक्षाम। तो ये क्लियर हो गया होगा। मेरे पास इमेज होगा, 1 मिनट। ये देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड वयम रक्षाम, थोड़ा ब्लर है बट दिख रहा होगा। ये इसका आदर्श वाक्य है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के होयसला मंदिर को हाल ही में 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य के होयसला मंदिर को हाल ही में 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया। तो कर्नाटका। होयसल मंदिर कहाँ है, कर्नाटका। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा।
तो इसमें क्या किया गया है, इस होयसला मंदिर को नामांकन विश्व विरासत के निदेशक जो हैं लाजारे एलैंडो को सौंप दिया गया है। तो देख लेते हैं, कर्नाटक के बेलूर मंदिर भी कहाँ पर है, कर्नाटक। हलेबीड, कर्नाटक के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा कर्नाटक के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिर को वर्ष 2022-23 की विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिर को इसके लिए क्या किया गया है, भारत के नामांकन के लिए शामिल किया गया है। अगर बात करें होयसला की, तो ये जो दिख रहा है आपको, तो होयसला के पवित्र स्मारक को 15 अप्रैल 2014 से ही इस यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया था। इसको 2014 से ही यूनेस्को की संभावित सूची में ही ये क्या है, होयसला मंदिर शामिल है। अभी बताया था मैंने, कल या परसों ही बताया था कि रामप्पा मंदिर ये यूनेस्को में किस नंबर का है, तो 39 नंबर का। कहाँ का है ये, तेलंगाना। तो तेलंगाना के पालमपेट में ये स्थित है। रुद्रेश्वर मंदिर इसको कह सकते हैं, रामप्पा मंदिर कह सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो रामप्पा मंदिर है, इसका निर्माण किस साम्राज्य के शासनकाल में बनाया गया था। ये क्वेश्चन आया तो मैंने सोचा ये भी बता दे एक बार, कि बहुत डीप नहीं बताया था मैंने, इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, ये काकतीय नहीं ता है यहाँ पर। तो ये जो मंदिर है रुद्रेश्वर मंदिर, ये काकतीय साम्राज्य के शासनकाल के समय ये बनवाया गया था। और किसने बनवाया था, तो ये रेचारला रुद्र ने बनवाया था। रेचारला रुद्र ने बनवाया था, जो काकतीय राजा गणपति देव के क्या थे, एक सेनापति थे। कहाँ के, काकतीय राजा जो थे गणपति देव, उनके ये रेचारला रुद्र क्या थे, सेनापति थे। और ये जो मंदिर है वो किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ये भी ध्यान रखिएगा, किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। और मंदिर के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो कौन है, रामलिंगेश्वर स्वामी हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और चलते हैं अब अपने टॉपिक पर, जो अपने टॉपिक पर थे, होयसला मंदिर। तो होयसलेश्वर मंदिर को होयसलेश्वर मंदिर को हलेबीडु मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। होयसलेश्वर मंदिर को हलेबीडु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये 12वीं सदी का क्या है, हिंदू मंदिर है। होयसलेश्वर मंदिर 12वीं सदी में बना था और हिंदू मंदिर है, जो किसको समर्पित है, शिव को समर्पित है। और ये कहाँ पर, कर्नाटक के क्षेत्र में मैसूर के पास है। मैसूर के पास, कर्नाटक में ही मैसूर के पास ये स्थित है ये मंदिर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये मंदिर जो है, ये मंदिर विष्णुवर्धन के शासनकाल के समय बनाया गया था। ये क्लियर हो गया होगा। और ये मंदिर जो है, ये मंदिर द्विकुटा है। ये मंदिर क्या है, द्विकुटा है। द्विकुटा का अर्थ ये है कि यहाँ पर दो मंदिर हैं। कौन कौन से, एक होयसलेश्वर और दूसरा है शांतलेश्वर। दो मंदिर का मतलब होयसलेश्वर और दूसरा कौन सा है, यहाँ लिख दे रहे, शांतलेश्वर। ये क्लियर हो गया होगा। और ये जो मंदिर है होयसलेश्वर मंदिर, तालाब, मंडप और झीलों से क्या है, ये घिरा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं ये मंदिर है होयसलेश्वर मंदिर, ये पूरा। और भी इमेज है तो बाद में दिखा देंगे, नहीं तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है वो स्क्रॉल करते हुए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइज, उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। सारे मैंने पॉइंट टू पॉइंट नोट करा दिए हैं, बता दिए हैं। तो कहीं से भी क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेहत पहल का संबंध किससे है। क्या क्वेश्चन कह रहा है,
सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो किस मंत्रालय से है? ये है रक्षा मंत्रालय से। सेहत पहल का संबंध किससे है? ये है रक्षा मंत्रालय से है। देख लेते हैं। अब ये सेहत जो है ये ऐसे लिखा हुआ है, SEHAT, SEHAT, सेहत। तो पहले देख लेते हैं सेहत का फुल फॉर्म क्या है। तो S से क्या हो जाएगा? सर्विसेज, E से इसको E रखेंगे, मतलब E ऐसे कर दे रहे हैं, आधा हिंदी आधा इंग्लिश नहीं, एक मिनट। सर्विसेज E, हेल्थ, सर्विसेज E हेल्थ, असिस्टेंस, ये हो गया होगा असिस्टेंस, और क्या है? एंड असिस्टेंस A, एंड टेली कंसल्टेशन, यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे कंसल्ट करते हैं, कंसल्टेशन। तो ये क्लियर हो गया। क्या कहा है? सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। तो ये सेहत का फुल फॉर्म है। तो इस नाम से क्या किया गया है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये इनिशिएटिव ये लॉन्च किया गया है, ये स्टार्ट किया गया है। किसके लिए स्टार्ट किया गया है ये ध्यान रखते हैं। तो जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं और सैनिक कर्मी हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उन तक दवाओं की होम डिलीवरी करने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। समझ में आया किसके लिए? ये जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं और सैनिक कर्मी हैं उनको सेवाएं प्रदान करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए और दवाओं की होम डिलीवरी करने के लिए ये सर्विस, ये सेवा जो है ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो जो रक्षा मंत्रालय की सेना के तीनों अंगों के लिए ये क्या है? टेली कंसल्टेशन सेवा है। तो जिसमें जो भी पात्र सैन्य कर्मी होंगे और उनके परिवार होंगे उनके लिए ये क्या किया गया है? बनाया गया है। तो इसका उद्देश्य यही है कि मरीज जो होंगे उनके घरों में क्या किया जाए? स्वास्थ्य सेवा प्रोवाइड की जाए, प्रदान की जाए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और एक कुछ और फैक्ट बताते हैं कि सेहत जो है, ये जो सेहत है, स्टे होम OPD ई संजीवनी सेहत स्टे होम OPD ई संजीवनी की तर्ज पर सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित एक मुफ्त OPD सेवा पर आधारित है। ये जो सेहत है ये स्टे होम OPD ई संजीवनी की तर्ज पर सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो संचालित है एक मुफ्त OPD सेवा पर ये आधारित है। तो सेहत स्टे OPD मरीज से लेकर के डॉक्टर तक के लिए एक क्या है? एक सिस्टम, एक प्रणाली है जहां रोगी क्या करते हैं? इंटरनेट के थ्रू दूर से ही क्या करते हैं? डॉक्टर से क्या कर सकते हैं? कंसल्ट कर सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो ये उसी के लिए, तो उसी की तर्ज पर ये क्या किया गया है? सेहत इनिशिएटिव, सेहत पहल स्टार्ट की गई है इसी के तर्ज पर, जो क्या नाम है उनका? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो मुफ्त OPD सेवा पर ये आधारित है, जो उनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 प्रस्तुत करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने % टैक्स लगाए जाने की घोषणा की है? क्या कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 प्रस्तुत करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर कितने % तक के टैक्स लगाए जाने की घोषणा की है? 30%। इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। इसके बारे में भी डिस्कस हम डिटेल में करेंगे जब हम बजट के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो अभी बस इतना ही देखिए, बाकी हम लोग वहाँ पर क्लियर करेंगे। और ये जो मतलब 2022-23 में क्या किया गया है? डिजिटल रूपी लॉन्च किया गया है। और ये डिजिटल
रूपी लॉन्च किया गया है। और ये डिजिटल रूपी जो होगी ये किस तकनीक पर आधारित होगी? ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी, ब्लॉकचेन पर आधारित होगी, जिसको क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं, डिजिटल करेंसी कह सकते हैं। और ये डिजिटल करेंसी जो होगी वो कौन लॉन्च करेगी? आरबीआई के द्वारा लॉन्च होगी। ये भी ध्यान रखिएगा, कौन लॉन्च करेगा? आरबीआई के द्वारा लॉन्च होगा। तो इसी के लिए, इसी के हस्तांतरण पर क्या किया गया है? 30% क्या किया गया है? टैक्स लगाया जाएगा। और ये कब से लागू होगा? 1 अप्रैल से लागू होगा। कब से लागू होगा? 1 अप्रैल से लागू होगा। अभी और डिटेल से इसके बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में 31 जनवरी 2022 को किसे नियुक्त किया गया है? रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इमेज में, लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को, लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। और ये किसके स्थान पर, मतलब किसकी जगह ये लेने वाले हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो की जगह लेने वाले हैं। KJS ढिल्लो की जगह ये लेने वाले हैं। और ये जो रक्षा खुफिया एजेंसी है, इसका गठन कब हुआ था? 2002 में हुआ था इसका गठन। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। तो चलते हैं हम लोग अपना कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग पहले देख लीजिए, उसके बाद बजट पर हम लोग चलते हैं, चर्चा करते हैं। ये क्या है क्वेश्चन आप लोग के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन है, कौन सा देश NPT का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है? NPT का मतलब परमाणु अप्रसार संधि, तो उसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। ऑप्शन है ईरान, सीरिया, दक्षिणी सूडान या अफगानिस्तान। इन चारों में से आपको बताना है कौन NPT का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। हो सके तो पूरा डिटेल बताइएगा, किसने किसने इस पर साइन किया है और इसमें से किसने नहीं किया है। थोड़ा डिटेल पढ़ लेंगे तो आप लोग के लिए फ़ायदा होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बजट 2022-23। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? बजट 2022-23। तो इसमें हम लोग बहुत ही शॉर्ट में ही चलते पढ़ते हुए चलेंगे। और जो यहाँ पर PDF फॉर्म में मैं अपने चैनल में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो और जिसने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल, जा करके ज्वाइन कर सकता है, वहाँ पे ये PDF मैं शेयर कर दूंगी और वहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ आप लोग बस सुन लीजिए फटाफट, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना होने पाए। देखिए यहाँ क्या लिखा है, 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया। यह बजट माइक्रो आर्थिक विकास, ऊर्जा परिवर्तन, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, जलवायु कार्यवाही, तकनीकी सक्षम विकास, निजी निवेश में भीड़ पर केंद्रित है। अब पहले हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके कि बजट है क्या, बजट क्या होता है। तो पहले बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, बाकी जब बेसिक ही नहीं पता रहेगा तो और सब पढ़ के क्या करेंगे। तो बजट क्या होता है? बजट वो दस्तावेज होता है जिसमें क्या किया जाता है, एक निश्चित टाइम के लिए, एक निश्चित समय अवधि के लिए देश का क्या होता है, देश के आय और व्यय, मतलब क्या आई और क्या खर्च हुई, क्या इनकम हुई और क्या एक्सपेंस हुआ, तो उसका क्या होता है, एक अनुमानित ब्यौरा होता है। बजट क्या होता है? इसका संबंध उस दस्तावेज से होता है जिसमें एक निश्चित टाइम अवधि के लिए, एक निश्चित समय अवधि के लिए देश का जो आय और व्यय होता है उसका अनुमानित ब्यौरा होता है। ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ ये इसके लिए क्या करते हैं, जो मंत्री होते हैं उसे संसद में स्वीकृति प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि हमें इस योजना के लिए इतने पैसे चाहिए, इसके लिए इतने पैसे चाहिए। तो वहाँ पर वो क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और भारत में जो वित्तीय वर्ष की अवधि होती है, ये ध्यान रखिएगा, 1 मिनट, वित्तीय वर्ष की जो अवधि होती है, वित्तीय वर्ष की अवधि जो होती है वो कब से कब तक होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसकी
ये जो वित्तीय वर्ष की अवधि ये होती है, ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि एक मिनट गाइस, कुछ और बताना है आपको। तो ये जो केंद्र सरकार होती है, ये हर साल अपने कार्यकाल का क्या करती है, वार्षिक लेखा जोखा संसद में पेश करती है। केंद्र सरकार हर साल क्या करती है, अपना लेखा जोखा संसद में पेश करती है। तो इसमें क्या होता है, एक तरफ वह अपनी आमदनी बताती है कि एक साल में इतने टाइम में आमदनी कितनी हुई, और दूसरी तरफ वो क्या बताती है कि एक साल में कितना उसका एक्सपेंस हुआ। तो वही आय और व्यय का ये पूरा क्या करती है, बताती है। और ये जो बजट है, तो बजट का क्या हमारे संविधान में उल्लेख है? अगर क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है इसके बारे में कि बजट का हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो इसका आंसर क्या होगा, किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। संविधान में किसका उल्लेख किया गया है, बजट का नहीं किया गया है, बल्कि किसका उल्लेख किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया है। बजट के स्थान पर किसका उल्लेख किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, जो कि किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 112 में। संविधान के अनुच्छेद 112 में क्या किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो क्या बताया मैंने कि ये इसका मैंने वित्तीय वर्ष अवधि भी बता दिया, और इसमें क्या है कि वित्त मंत्रालय में, ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं, एक मिनट, वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का जो बजट प्रभाग होता है, वो बजट तैयार करने के लिए नोडल निकाय है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का जो बजट प्रभाग है, वो क्या करता है, इसको बजट को तैयार करता है। और भारत का पहला स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, 1947 में ही पेश किया गया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ बेसिक जान लेते हैं। तो जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, ये क्या की हैं, 2022-23 का लोकसभा में पेश की हैं केंद्रीय बजट। तो ये इस बार इनका कौन सा है, ये कोरोना काल में दूसरी बार और लगातार, और वैसे देखा जाए तो लगातार चौथी बार ये अपना बजट पेश कर रही हैं। तो ये ध्यान रखिए कि कितनी बार ये लगातार बजट पेश कर रही हैं, तो चौथी बार पेश कर रही हैं। और इसमें क्या है कि सरकार के द्वारा जो सतत विकास है, विकास के लिए जो अपनाई जाने वाली भविष्य की नीतियां हैं, और उनको रेखांकित करने के लिए, और आगामी वित्तीय वर्ष के आय व्यय का आकलन इसमें क्या किया गया है, पेश किया गया है, जो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब चलते हैं हम लोग अपने, देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी बातें की गई हैं। क्या कहा गया, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके डिजिटल रुपया जारी किया जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया आपको। ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा, राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जीरो फॉसिल फ्यूल पॉलिसी पेश की जाएगी, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को एक नए अधिनियम से रिप्लेस किया जाएगा, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे, भारत की अनुमानित वृद्धि दर 9.2% रखी गई है, अनुमान लगाया गया 9.2%। तिलहन के लिए योजना शुरू की जाएगी। पीएम गति शक्ति, इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए का रखा गया। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को 25,000 किलोमीटर तक विस्तारित किया जाएगा। कितने हजार किलोमीटर तक, 25,000। और 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को अगले 3 वर्षों में क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। राज्यों के लिए ऋण, राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये ब्याज मुक्त ऋण है। राज्य इसका उपयोग पीएम गति शक्ति से संबंधित निवेश और अन्य उत्पादक निवेशकों के लिए के लिए भी कर सकते हैं। राज्यों को 1 लाख
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ट्रिपल पी मॉडल के माध्यम से क्या किया जाएगा, 4 स्थानों पर ये पार्क खोले जाएंगे। ट्रिपल पी मॉडल के माध्यम से 4 स्थानों पर। पीएम ई विद्या क्या है, यह वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम है। पीएम ई विद्या क्या है, वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम है। इसे 12 से 200 टीवी चैनल तक, 12 से इसको कितने तक बढ़ाया जाएगा, 200 टीवी चैनल तक बढ़ाया जाएगा। और इसमें यह क्लास 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षित करने के लिए ये है। तो ध्यान रखिएगा, पीएम ई विद्या क्या है, वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम है। 12 से 200 टीवी तक इसको बढ़ाया जाएगा और क्लास 1 से 12 तक ये क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षित करने के लिए है। एमएसपी के लिए क्या किया गया है, कितने लाख करोड़ रुपए, 2.37 लाख करोड़ रुपए। इसमें क्या किया गया है कि वित्त मंत्री ने एमएसपी के न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी मूल्य के सीधे भुगतान के लिए इन्होंने कितने 2.37 लाख करोड़ रुपए क्या किए हैं, आवंटित किए हैं। एमएसपी के लिए इन्होंने कितना किया है, 2.37 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। 2021-22 में गेहूं की खरीद के लिए 1208 लाख टन और धान की खरीद के लिए कितनी थी, 163 लाख टन हुई थी। पीएम ई विद्या बता चुके हैं। पीएलआई उच्च ऊर्जा दक्षता मॉड्यूल के निर्माण के लिए पीएलआई के लिए कितना दिया गया है, 19,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कितने किए गए हैं पीएलआई के इस सेक्टर के लिए, 19,500 करोड़ रुपए। और यह भारत को क्या करेगा 2030 तक, कब तक, 2030 तक 280 गीगावाट के सौर ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने में इससे क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। रेलवे के लिए क्या किया गया है, 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। क्या लक्ष्य रखा गया इस बार कि 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। क्रेडिट गारंटी ये क्या है, तो ये जो आपातकालीन क्रेडिट गारंटी योजना है, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट को नया रूप दिया जाएगा। इसमें क्या किया गया है, 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। और ये आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। कब तक बढ़ा दी गई है, ये मार्च 2023 तक के लिए इस योजना को बढ़ा दिया गया है। आवास के लिए क्या किया गया है, जो पीएम आवास योजना है इसमें लाभार्थियों के रूप में 60,000 घरों की पहचान की जाएगी। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। क्या कह रहा है कि इसमें 60,000, क्या क्वेश्चन है कि 60,000, इसमें हम थोड़ा और डीप बताना चाह रहे थे, लेकिन चलिए फिलहाल अभी इतना देख लेते हैं और उसके बाद हम अभी थोड़ा थोड़ा करके और थोड़ा डीप में जा करके बता देते हैं। तो ये अभी इसको देख लीजिए। वित्तीय समावेशन 1.5 लाख डाकघर कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे। 1.5 लाख डाकघर कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे। नेक्स्ट क्या है, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए क्या किया गया है, इसके लिए 1400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसकी कुल लागत 44,605 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इससे 9 हेक्टेयर कृषि भूमि को लाभ होगा, 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति होगी, 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा होगी। कर में क्या किया गया है, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ा करके 14% की जाएगी। क्या कह रहा है, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10 से बढ़ाकर कितनी की जाएगी, 14 की जाएगी। इससे क्या होगा, सामाजिक सुरक्षा लाभ में मदद मिलेगी। वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण पर कितना कर लगेगा, कितने % कर लगेगा, 30%, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको। कॉर्पोरेट सरचार्ज 12 से घटा करके कितना कर दिया गया है, 7% कर दिया गया है। हीरे पर सीमा शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया, 5% कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स लगेगा। तो ये आपका पूरा मैंने शॉर्ट में ही बता दिया, थोड़ा बहुत हम और बता दे रहे हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं देख लेते हैं। कल के लिए आप लोग कुछ और नोट कर लीजिएगा, कल मुझसे 1-2 लाइन मिस हो गया था, तो नोट कर लीजिए आप लोग। 1 मिनट का ये कि भारत में विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। कल वाले इकोनॉमी सर्वे में आप लोग उसमें लिख लीजिएगा कि भारत में विश्व का कौन सा सबसे बड़ा वन क्षेत्र, 10वां सबसे बड़ा क्षेत्र है। और अगर बात करें कि 2020 में भारत 2010 से 20 के दौरान अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने में
बढ़ाने की दृष्टि से विश्व स्तर पर भारत किस स्थान पर? थर्ड। अगर बढ़ाने की दृष्टि से पूछे तो थर्ड पर है। और अगर वैसे देखें ओवरऑल में कि भारत में विश्व का 10वां सबसे बड़ा क्या है? वन क्षेत्र है। तो ये ध्यान रखिएगा। और पढ़ दे रहे हैं, फटाफट खाली पढ़ दे रहे हैं कि अगस्त 2021 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 तक अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि 2022 तक हम क्या करेंगे? एकल उपयोग प्लास्टिक को क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। ये देखिए और सारा मैंने देख लेते हैं कि मेट्रो परियोजना के लिए कितने दिए गए हैं? 19,130। ये देख लीजिए कि एक मिनट, बजट 2022-23 में देश की विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं के लिए 19,130 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये देख लीजिए। निर्मला का बजट गरीबों को देगा आशियाना। ये देखिए कि हर घर नल से जल योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? हर घर नल से जल, हर घर नल से जल योजना के लिए, ये एक योजना है जिसका क्या नाम है? हर घर नल से जल। तो इसके लिए कितने आवंटित किए गए? 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें 3.8 करोड़ 3.8 करोड़ घरों को इससे क्या किया जाएगा? कवर किया जाएगा। तो और ये देख लीजिए क्या है यहाँ पर, केंद्र सरकार ने गरीबों को अपना आशियाना उपलब्ध कराने के लिए 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी। कब की थी? 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। और देश भर में क्या किया गया था कि पेयजल के संकट से जूझ रहे लोगों को उनके घर पर नल से जल उपलब्ध कराने के लिए 15 अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की शुरुआत की गई थी। तो दोनों याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों को गरीबों को घर देने के लिए ये स्टार्ट की गई थी 2015 में, 25 जून 15 में। और पेयजल के संकट से जूझ रहे लोगों को उनके घर पर ही नल से जल कनेक्शन करने के लिए, नल कनेक्शन के लिए 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के तहत, किस मिशन के तहत? जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की शुरुआत की गई थी। और इसी के लिए क्या किया गया है? 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय को कितने करोड़ आवंटित किए गए हैं? 25,172 करोड़ आवंटित किए गए हैं। 25,172 करोड़। पिछले बजट में मंत्रालय के लिए कितनी दी गई थी? 24,435 करोड़ राशि आवंटित की गई थी। तो इस बार क्या किया गया है? इन्होंने क्या कहा है कि नारी शक्ति की पहचान अमृत काल के दौरान देश के उज्जवल भविष्य और महिलाओं के नेतृत्व में विकास के अग्रदूत के रूप में की गई है। तो ये इस बार ध्यान कितना किया गया? 25,172। और क्या है? कोल गैस की 4 पायलट परियोजनाएं शुरू होंगी। ये देख लेते हैं। कोयले से गैस बनाने के लिए कोयले को आंशिक रूप से हवा, ऑक्सीजन, भाप या कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा नियंत्रित परिस्थितियों में आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है। ये देखिए, तो ये आपका हो गया। एफडी से ज़्यादा ब्याज देंगे सरकार के ग्रीन बॉन्ड के लिए भी इस बार बहुत ध्यान रखा गया है। ये देखिए, बजट सत्र 22-23 में सरकार ने कितना? 11.6 लाख करोड़ का बोरोइंग टारगेट रखा है। इसमें से एक हिस्सा जो होगा ग्रीन बॉन्ड्स का होगा। ग्रीन बॉन्ड को सबसे पहले कब लाया गया था? 2007 में लाया गया था। ग्रीन बॉन्ड को कब लाया गया था? 2007 में लाया गया था। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो भी है दे दिया है मैंने यहाँ पर। सामाजिक न्याय मंत्रालय को कितना दिया गया है? 13,134 करोड़ रुपए दिए गए हैं, आवंटित किए गए हैं। और ये जो मंत्रालय है पिछड़े वर्ग और दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए काम करता है। कौन सा? सामाजिक न्याय मंत्रालय पिछड़े वर्ग और दिव्यांग लोगों के लिए। तो इस बार ये इतना दिया गया है। राजकोषीय घाटा बढ़ाकर, ये ध्यान रखिएगा, राजकोषीय घाटा बढ़ाकर 6.9% रखने का अनुमान रखा गया है। कितना? भारत का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में जीडीपी का कितना? 6.9% रह सकता है, जबकि इसके पहले कितना अनुमान लगाया गया था? 6.8। तो अभी ध्यान क्या रखना है? 6.9%। ये देखते हैं, अर्थव्यवस्था के 7 इंजन।
एक मिनट। और गाइड जो इस बार का बजट है वो 4 स्तंभों पर आधारित है। 4 स्तंभों पर, वो कौन से 4 हैं ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, इसको मुझे पहले ही बताना चाहिए था। पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति, समेकित विकास, दूसरा क्या है समेकित विकास, फर्स्ट है पीएम गति शक्ति, सेकंड समेकित विकास, थर्ड है उत्पाद संवर्धन, उत्पाद संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य। उत्पाद संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य। फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ, निवेश को वित्तीय मदद, निवेश को वित्तीय मदद, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर चलिए अब थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, फटाफट बता दे रहे हैं, वो आप लोग सुन लीजिए, हम लिखेंगे नहीं, सुन लीजिए तो लेक्चर रहेगा, आप लोग सुनते रहिएगा। थोड़ा सा और डिटेल में हम बताना चाह रहे हैं ताकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम स्किप नहीं कर सकते हैं, तो बता दे रहे हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि पीएम गति शक्ति जो है ये मतलब इसको ये पीएम गति शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 4 स्तंभों में से एक है जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और वंदे भारत ट्रेन भी मैंने बता दिया है कि 400 नई पीढ़ी की ये विकसित की जाएगी, ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिए गए हैं। और 7 जो फोकस क्षेत्र रखे गए हैं, इसके तहत क्या है, 7 फोकस क्षेत्र जो रखे गए हैं वो मतलब पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए 7 कारक को ध्यान रखा गया है। कौन से वे 7 कारक हैं? पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए 7 कारक है: सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग, लॉजिस्टिक और संरचना। तो ये 7 कारक जो हैं इसको ध्यान दिया गया है। तो इसके तहत क्या किया जाएगा, पीएम गति शक्ति को बढ़ावा दिया जाएगा इन सभी के तहत। तो ये 7 कारक आप लोग ध्यान रखिएगा: सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग, लॉजिस्टिक और संरचना, ये सारी चीज़ें। और 2022-23 में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए PPP प्रारूप के जरिए संविदाएं प्रदान की जाएंगी, ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया था। और देश भर में क्या किया जाएगा, खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। कौन से खेती को? जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। देश भर में कौन सी खेती को बढ़ावा दिए जाने की बात की गई है इस बार के बजट में? जैविक खेती। और 60 लाख लोगों को नौकरी दिए जाने की इस बार के बजट में बात की गई है। और LIC का जल्द ही IPO आएगा, जिसके बारे में क्वेश्चन के थ्रू मैंने क्या किया है, डिस्कस कर दिया था आपके साथ। तो ये आपको क्लियर हो गया। और ये जो केंद्रीय बजट है अगले 25 सालों के लिए, अभी आपको पता है कि अमृत महोत्सव चल रहा है, 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, 75वीं वर्षगांठ। तो अब अगला जो 25 ईयर होगा तो उसको लेकर के 100 ईयर्स हो जाएंगे अपने। तो अगले 25 वर्ष का जो अमृत काल होगा, यह जो केंद्रीय बजट है, तो ये ध्यान रखिएगा लाइन जो बोल रहे हैं कि ये जो केंद्रीय बजट 22-23 का आया है, अगले 25 सालों के अमृत काल की क्या करेगा, नींव रखने वाला है और अर्थव्यवस्था का खाका देने का ये प्रयास किया है। कौन सा? इस साल का जो बजट है। और ये जो मैंने बताया कि 60 लाख नई नौकरियां पैदा करने की क्षमता इस बजट के थ्रू बताई गई है। तो कितने फील्ड में? 14 क्षेत्रों में, 14 क्षेत्र में 60 लाख नई नौकरियां पैदा करने की क्षमता और 30 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त नए उत्पादन के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं इस बार के बजट में बात की गई है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ड्रोन को सेवा बनाने के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा, ये भी इसमें बात की गई है। और जैविक खेती, प्राकृतिक, शून्य बजट, आधुनिक कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य को कृषि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ये कहा गया है। PM-E विद्या जो मैंने बता ही दिया आपको कि 1 से 12 तक के क्षेत्रीय भाषाओं में वो क्या किया जाता है, शिक्षा दी जाती है। और ये आपको क्लियर हो गया होगा। केन बेतवा नदी, ये ध्यान रखिएगा, एक मिनट, केन
बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए कितने रुपए की घोषणा की गई है? 44,605। इम्पॉर्टेंट है ये लिंक परियोजना की क्या नाम है? केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। ये आपको पता होना चाहिए। और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा लगातार सरकार दे रही है, तो इसमें 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, ये बजट में बताया गया है। और नॉर्थ ईस्ट के लिए, उत्तर पूरब के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए जो मोदी जी की विकास पहल को नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल द्वारा लागू किया जाएगा। इसको नोट कर दे रहे हैं कि पीएम मोदी की विकास पहल, पीएम मोदी की विकास पहल को नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल द्वारा नॉर्थ ईस्ट के लिए लागू किया जाएगा। और इससे क्या होगा? यह युवा, जो वहाँ के युवा होंगे, महिलाएं होंगी, उनके लिए आजीविका गतिविधि को क्या करेगा? सक्षम बनाएगा। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट जारी करना शुरू कर दिया, आसान बनाने के लिए 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी करना शुरू किया जाएगा। ई ऑफ बिजनेस 2.0 लॉन्च होगा। ईज ऑफ बिजनेस 2.0 लॉन्च होगा। और फसल क्या किया जाएगा? भूमि रिकॉर्ड जो हैं उनका डिजिटलीकरण, कीटनाशक पोषक तत्व के छिड़काव के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये सारी बात इसमें की गई है, बस आप सुन लीजिए। बाकी कहीं भी आए तो छाटने को आए तो आपको रहे कि हाँ मैंने ये चीज़ सुना था। तो 2-3 बार जो मैंने दिया है वो आप पढ़ लीजिएगा, बाकी ये ध्यान में रहेगा तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। और बाकी मैंने बता ही दिया है कि 2022-23 तक पीएम आवास योजना के तहत, जो कि 2015 में स्टार्ट की गई थी, मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो उसको उनके लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों को पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में चिन्हित किया गया है। और ये मैंने बता दिया, जिसमें 3.8 करोड़ घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और 5G का भी उसमें जिक्र किया गया कि 2022-23 के भीतर सेवाओं को सक्षम करने के लिए 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी, ये भी कहा गया है। जो मैंने कुछ दिन पहले अपने वीडियो में डिस्कस किया था, एक मिनट, क्या किया था? AVGC, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स। मैंने बताया था, आपको याद आ रहा होगा। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स सेक्टर में युवाओं को क्या किया जाएगा? रोजगार देने की संभावना दी जा रही है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और रक्षा के लिए क्या किया गया है? पूंजी खरीद बजट का 68% आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। तो ये सब बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बस ये ध्यान रखिए कि रक्षा अनुसंधान और विकास बजट का 25% जो है वो रक्षा अनुसंधान विकास उद्योग स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा। इसमें जो रक्षा उसमें दिया गया है, रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए 25% जो होगा अनुसंधान और विकास उद्योग स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है और बहुत डीप नहीं जाने का अब रहने देते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा डीप चले जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। बाकी मैंने आपको 1 लाइन में सब कुछ बता दिया है। हाँ, ये ध्यान ये जनवरी 2022 के महीने के लिए जो सकल GST कलेक्शन है वो हम लिख दे रहे हैं 14986 करोड़ रुपए। 1,40,986 ये क्या है? इतने करोड़ रुपए क्या है? GST कलेक्शन किए गए हैं, जो कर की शुरुआत के बाद से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है। और बाकी मैंने राजकोषीय घाटा ये सब बता ही दिया है सब कुछ। बाकी जो बचे हुए हैं ये आप लोग फटाफट देख लीजिए।
ये सब मैंने आपको बता दिए हैं। सारे सातों इंजन आपस में मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे 2022-23 में। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में ये सारे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। नई ईवीएम के लिए भी 1525 करोड़ दिए गए हैं। शिक्षा के लिए कितने दिए गए हैं? 1.04 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 5G सर्विस की जल्द होगी शुरुआत, गाँव तक पहुँचेगा फाइबर नेट, ये सारी बात की गई है। 5G स्पेक्ट्रम की ये सब मैंने बता दिया है आपको। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को दिया गया है, ये देखिए। लोकपाल के लिए 38 करोड़ CVC, ये देखिए। रामनाथ कोविंद ने 23 मार्च 2019 को न्यायमूर्ति लोकपाल जो है पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल के अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई थी। ये देखिए 22-23 के लिए इतने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और ये प्रावधान आयोग के सचिवालय खर्चे के लिए हैं। खुलेगी डिजिटल यूनिवर्सिटी, PM ई-विद्या का होगा विस्तार, ये ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है। ये देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 14,217 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसानों को राहत, अब क्या होगा? MSP अब सीधे खाते में जाएगी। ये देखिए 2.37 लाख करोड़ को MSP सीधे किसान के खातों में जाएगी। खेती की लागत कम करने के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सिलेबस बदला जाएगा। गंगा किनारे 5 किलोमीटर दायरे की जमीन पर जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। कितने किलोमीटर? ये दायरा देखना है, 5 किलोमीटर। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा, खेती के दस्तावेजों को ऑलरेडी बता चुके हैं। बजट रक्षा क्षेत्र के लिए कितना दिया गया है? 5.25 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। या देश की GDP का कितना % बनता है? 2.3% बनता है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा सब देखें। पहाड़ी क्षेत्र में पर्यटक और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कौन से परियोजना की शुरुआत होगी? पर्वतमाला परियोजना की शुरुआत होगी। और ये पहाड़ी क्षेत्र जैसे कि देखा जाए तो हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू, पूर्वोत्तर में पर्यटन और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम की घोषणा इसमें बजट में की गई है। आंतरिक सुरक्षा बजट करीब कितने % बढ़ा है? 11% बढ़ाया गया है, ये ध्यान रखिए। RBI जारी करेगा डिजिटल रुपए, इसे भौतिक मुद्रा से भी बदला जाएगा। ऑलरेडी बता चुके हैं, इसके बारे में डिस्कस किया जा चुका है कि निर्मला सीतारमन ने कहा कि RBI क्या करेगी? डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। इसका नाम क्या होगा? डिजिटल रुपया होगा और इसको भौतिक मुद्रा से बदला जा सकता है। वहीं निवेश का सबसे पसंदीदा जरिया बन चुकी जो क्रिप्टो करेंसी है, उसकी कमाई पर क्या किया जाएगा? 30% टैक्स लगाने का ऐलान किया गया। इसके अलावा क्रिप्टो की खरीद और बिक्री पर भी 1% TDS भी देना पड़ेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, कल का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 2 मिनट के अंदर रिवीजन होना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो चलते हैं, देख लेते हैं। 1 मिनट गाइस। ये देखिए, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ जो कि अक्सर चर्चा में बने, किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहाँ पर नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है? देवास और नासिक में। हाल ही में राष्ट्रपति मातारेला किस देश के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित हुए हैं? तो इटली के लिए। और शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? होंडुरास। ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किस युवा खिलाड़ी के द्वारा जीता गया? उन्नति हुड्डा। पुस्तक जो है फीयरलेस गवर्नेंस, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है, किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? किरण बेदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NIPR निपर अनुसंधान पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? मनसुख मंडाविया जो कि क्या है? रसायन मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। किस देश के द्वारा होसांग 12 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया? नॉर्थ कोरिया। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 21-22 चालू वित्त वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था कितने % की दर से बढ़ने की संभावना? 9.2% की दर से। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2021-22 चालू वित्त वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था कितने % की, ये तो हो गया। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स। किस राष्ट्रीय संस्थान आयोग द्वारा 31 जनवरी 2022 को अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग। तो आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद है कि आपको सेशन समझ आएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ताकि आपको समझ में आए। जैसा भी होगा आप लोग फीडबैक ज़रूर दिया करिए, समझ आया कि नहीं आया, कहाँ पर दिक्कत है, सजेशन ज़रूर दीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो, अच्छा हो, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसा भी रिस्पॉन्स हो प्लीज़ बताया करिए आप लोग, उससे मुझे सुधारने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। और गाइज़ प्लीज़ इतनी मेहनत लगती है तो आप लोग एक लाइक तो कर ही दिया करिए। व्यूज़ आते हैं लेकिन लाइक आप लोग करना भूल जाते हैं। लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी किया करिए।
और जो नए देख रहे हैं वो ज़रूर इसको क्या करें, सब्सक्राइब किया करें, भूलिए नहीं आप लोग। और बाकी कल से हम लोग जैसा प्रैक्टिस करते थे क्वेश्चंस की, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कुछ कल और आज नहीं किए हैं। बाकी कल से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे अपना जैसे होता था, क्योंकि जितना अब इधर होना था हो गया। आपका क्या काम है कि इसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि यहाँ से बजट हो गया, इकोनॉमी सर्वे हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, हर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन बनता है। तो जितने फैक्ट बताए हैं उसको डेली एक बार क्या करिए, बस देख लीजिए, डेली देख लीजिए, कहीं पर सेव कर लीजिए। और एक बार जैसे जैसे पूजा करते हुए मंत्र पढ़ते हैं उसी तरीके से इसको भी पढ़ लिया करिए। तो फटाफट जब डेली पढ़ेंगे ना कोई भी चीज़, तो वो हमेशा आपकी क्या होगी, जुबान पर होगी, बाई टंग हो जाएगी चीज़ें, भूलेगी नहीं कभी। तो ये रखिए। बाकी कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए यहीं रुकते हैं, और शेयर जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं गाइस। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।